नमस्कार। चलिए प्राचीन भारत के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। इस स्टडी गाइड के जरिए हम कुछ सबसे जरूरी और अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहासकार अतीत को कैसे समझते हैं। फिर हम पहले साम्राज्यों के उदय, महान मौर्य और गुप्त वंश के सुनहरे दौर को जानेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि अशोक के पत्थर के शिलालेख हमें क्या बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमें गुजरे हुए कल के बारे में, उस अतीत के बारे में पता कैसे चलता है? ये इतिहास बनता कैसे है? देखिए, ये जो शब्द है ना हिस्ट्री, ये असल में एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला है, जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। और इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है हेरोडोटस को, जिन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले घटनाओं को एक व्यवस्थित तरीके से लिखना शुरू किया था। अच्छा, इतिहासकार एक तरह से जासूस की तरह काम करते हैं। उनके पास सुराग के तौर पर दो मुख्य चीजें होती हैं। एक तो है पुरातात्विक स्रोत, मतलब जमीन से मिली चीजें जैसे पुराने सिक्के, इमारतें और पत्थरों पर लिखी बातें। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी पुरानी किताबें, ग्रंथ और उस जमाने में जो विदेशी यात्री यहाँ आए उन्होंने जो कुछ भी लिखा। अब इतिहास में समय को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक टाइमलाइन का इस्तेमाल होता है। ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लिया गया है। उससे पहले का जो भी समय है उसे हम ईसा पूर्व या बीसी कहते हैं, और इसकी गिनती उल्टी चलती है। जैसे 100 ईसा पूर्व के बाद 99 ईसा पूर्व, और 0 के बाद का समय ईसवी या एडी कहलाता है, जिसकी गिनती सीधी चलती है। तो अब जब हम समय और स्रोतों के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो चलिए भारत के पहले शक्तिशाली साम्राज्यों की कहानी पर चलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी मगध के इलाके से। यहाँ सबसे पहले आता है हर्यक वंश। इसके संस्थापक थे राजा बिंबिसार। वो एक बहुत ही चतुर शासक थे, जिन्होंने शादी के रिश्ते बनाकर और लड़ाइयाँ जीतकर दोनों तरीकों से मगध साम्राज्य को फैलाना शुरू किया था। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, और फिर सत्ता में आए नंद राजवंश। और यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। नंद वंश के जो आखिरी शासक थे धनानंद, उनको हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। तो जैसा कि हमने देखा, नंद वंश का पतन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से भारत के पहले महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य के उदय का रास्ता साफ हुआ। मौर्य साम्राज्य को असल में 3 महान शासकों ने शक्ल दी। पहले तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार, और फिर उनके पोते अशोक, जिन्हें आज पूरी दुनिया अशोक महान के नाम से जानती है। सम्राट अशोक की जिंदगी में एक युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो था कलिंग का युद्ध। इस लड़ाई में इतना खून खराबा और विनाश हुआ कि उसे देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म और शांति के रास्ते पर चल पड़े। और उनके इसी बदलाव ने जन्म दिया प्राचीन दुनिया की सबसे अनोखी कोशिशों में से एक को, अपने नए विचारों को पूरे साम्राज्य तक पहुंचाने का एक जबरदस्त अभियान। सोचिए जरा, उस जमाने में जब ना फोन था ना इंटरनेट, तो एक राजा अपने दिल की बात, अपने नए विचार इतने बड़े साम्राज्य के कोने कोने तक कैसे पहुंचा सकता था? अशोक का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत असरदार था। उन्होंने कहा, इसे पत्थर पर लिखवा दो। उन्होंने अपनी सीख और संदेशों को बड़ी बड़ी चट्टानों और खंभों पर खुदवा दिया, ताकि हर कोई उसे पढ़ सके और आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखें। उनके ये संदेश, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं, वो मुख्य तौर पर 3 तरह के थे। कुछ बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखे गए, कुछ खास तौर से बनवाए गए खंभों पर, और कुछ संदेश गुफाओं के अंदर की दीवारों पर खुदवाए गए थे। और ये सिर्फ राजा के आदेश नहीं थे, बल्कि ये एक नैतिक जीवन जीने की सीख थी। अशोक ने लोगों को जानवरों पर दया करने, बड़ों का आदर करने और सभी धर्मों का सम्मान करने की सलाह दी। उन्होंने धम्म यानी एक नैतिक जीवन के महत्व पर जोर दिया। लेकिन देखिए, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और बिखर गया। इसके बाद जो दौर आया, उसमें छोटे छोटे राज्य बने और बाहर से कई नए प्रभाव देखने को मिले। इस समय में मध्य एशिया और पश्चिम से कई नए समूह भारत आए, जैसे कि हिंद यूनानी, शक और कुषाण। हर समूह अपने साथ अपनी अलग कला, अपनी संस्कृति और शासन का एक नया तरीका लेकर आया, जिससे भारतीय समाज में और भी ज्यादा विविधता आई। इस उथल-पुथल और अलग-अलग संस्कृतियों के मेल-जोल के दौर के बाद भारत में एक बार फिर एक बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ,
गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है। पर सवाल यह है कि इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस दौर में विज्ञान, गणित, कला और साहित्य के क्षेत्र में भारत ने ऐसी तरक्की की जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। और हमें इस शानदार युग के बारे में पता कैसे चलता है? एक तो उस समय के बने भव्य मंदिरों और शिलालेखों से, और दूसरा कालिदास जैसे महान लेखकों की रचनाओं से। यानी पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों तरह के सबूत मौजूद हैं। मौर्यों की ही तरह गुप्त वंश में भी एक से बढ़कर एक महान शासक हुए। चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य की नींव रखी। समुद्रगुप्त ने अपनी जीतों से इसे बहुत दूर तक फैलाया। उन्हें तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में तो नवरत्न बैठते थे, यानी उस युग के 9 सबसे बड़े विद्वान। तो अंत में गुप्त काल हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। किसी भी सभ्यता का स्वर्ण युग आखिर होता क्या है? क्या यह सिर्फ सैन्य ताकत और धन दौलत से तय होता है, या फिर ज्ञान, कला और सांस्कृतिक ऊंचाइयों से? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है।